स्नेही विद्यार्थियों नमस्कार। इससे गत हमने कक्षा में या वीडियो में अध्ययन किया था पद परिचय। मैंने आपको पद और परिचय दोनों को परिभाषित करते हुए उससे संबंधित प्रकार के शब्दों की भी आपके सामने वृत्ति रखी। मैंने पहले ही बताया कि पद परिचय ये सबसे लंबा प्रकरण है। वैसे देखा जाए तो ये प्रकरण 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ व्याकरण का सबसे मजबूत प्रकरण भी ये माना जाता है। इसके अंदर हिंदी की समस्त व्याकरण समाहित हो जाती है और विशेषकर रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि व्याकरण का ये प्रकरण कभी भी किसी भी समय इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता है। इसलिए हमने चर्चा की थी। एक बार पूर्व गत वीडियो से थोड़ा अवगत करा दूं मैं आपको। मैंने बताया पद और परिचय, मैंने कहा दो शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। मैंने विकारी की भी परिभाषा बताई आपको, मैंने अविकारी की भी परिभाषा बताई आपको। मैंने कहा विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इनके समावेश के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। उसी प्रकार फिर उसके बाद में मैंने बताया अविकारी शब्द। मैंने कहा कि जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के समावेश होने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी कहलाता है। और हमने अध्ययन किया था विकारी शब्द में पहले शब्द संज्ञा का, जिसकी परिभाषा जानी, उसके भेदों को जाना और उसके उपभेदों को भी जानने का प्रयास किया। पद परिचय करते समय हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और व्याकरण के गहराइयों तक जाकर उसका अध्ययन करना पड़ता है। और हम गहराई तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम लोगों को थोड़ा बहुत उससे पूर्व का अनुभव हो। मैंने कहा मेरी हर क्लास जिसके अंदर गत वीडियो आप देखोगे तो उससे अगला वाला आपको समझ में आएगा। अब बात तो वही है पद परिचय की। मैंने सबसे ऊपर प्रकरण भी यही दिया है, पद और परिचय। और पद परिचय में मैंने बताया कुछ संज्ञाएं कुछ जातिवाचक भाववाचक में बदलती है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कुछ सर्वनाम भाववाचक में बदल जाते हैं, कुछ विशेषण हैं वो भाववाचक में बदल जाते हैं। उससे एक संबंधित प्रकरण थोड़ा छूट चुका था, उसको मैं पुनः यहाँ आज बताने जा रहा हूँ। मैंने बताया था अव्यय। मैंने क्या बताया था? अव्यय बताया था। ध्यान से देखना, इस अव्यय का ही दूसरा रूप है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। अव्यय अविकारी शब्द है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे दूर शब्द है, चाहे इसका लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे कारक बदलो, कुछ भी बदल दो, दूर का अर्थ हमेशा दूर ही होता है। इसके अर्थ में परिवर्तन रूपांतरण नहीं होता, इस कारण ये अव्यय है। लेकिन दूर से एक संज्ञा बनाई है और वो संज्ञा बनती है भाववाचक संज्ञा। दूर शब्द अव्यय है और इससे बना दूरी। क्या बना? दूरी। ध्यान से देखना, दूर से दूरी, वो व्यक्ति इतनी दूरी पर है। अब यहां पर दूर शब्द तो अव्यय हो गया, अविकारी हो गया, लेकिन दूरी शब्द क्या बन गया? क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। यहां भाव उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति इतनी दूरी पर है, वहां परेशान भी रह सकता है, वो आने की चाहत भी करता होगा। इससे संबंधित जो प्रकार के हमारे हृदय में कह रहे हैं ना, वो व्यक्ति इतनी दूरी पर खड़ा है, वो व्यक्ति आने का प्रयास भी कर सकता है या वहीं ठहर सकता है, तो हमारे हृदय के अंदर उसके अंदर क्या भाव आता है? तो जो भाव उत्पन्न हो गया वो किससे उत्पन्न हुआ? दूरी से। दूर से नहीं होता है। दूर तो अव्यय है, इसका तो कोई रूप बदलेगा ही नहीं, चाहे लिंग बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए। उसी प्रकार निकट, कोई व्यक्ति हमारे निकट है, निकट शब्द अव्यय है और इस निकट से बना है निकटता। क्या बना है? निकटता। और जैसे ही निकटता शब्द हम उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण करते ही निकटता ये भाव में बदल गया, यानी वो व्यक्ति निकट है, लेकिन निकट से निकटता बनते ही वो किस में चला गया? भाववाचक संज्ञा में चला गया। और इस प्रकार ये क्या किसमें रूपांतरित हो गया? भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। उसी प्रकार नीचे
कोई व्यक्ति नीचे है, अगर मैं कह दूं नीचाई, नीचाई क्या बन गई? भाववाचक बदल गई। उसी प्रकार रुकना, रुकना शब्द वैसे अव्यय है और रुकना से रुकावट भाव आ गया। रुकावट, कोई भी परिस्थितियां हो सकती है, मन में हृदय में ये भाव उत्पन्न हो गया कि कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो गया? एक प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ और वो भाव क्या हो गया? रुकावट। इस प्रकार ये रुकावट भी किस में बदल गया? भाववाचक में बदल गया। फिर उसके बाद में थकान, थकान शब्द देखा जाए तो अव्यय है और थकान से बनता है थकावट। क्या बनता है? थकावट बनता है। और इस थकावट, अब देखिए हम सोचेंगे कि अव्यय कैसे भाव में बदल रहे हैं। थकान शब्द अव्यय है, लेकिन थकान से क्या बना? थकावट। ये तो एक भाव है। थकावट, कितनी थकावट है? ज्यादा है, कम है? हृदय के अंदर आता ना कि व्यक्ति बहुत दूर से आ रहा है, चलकर आया है और बेचारा उसको थकान महसूस हो रही है। फिर उसके भीतर की अंदर की, हमारे अंदर की भाव उत्पन्न होते हैं कि बेचारा कितना थक चुका है, कितनी थकावट आई है इसके अंदर। जो जिस प्रकार इस थकावट शब्द का प्रयोग होते है वो किसमें बदल गया? भाववाचक संज्ञा में बदल गया। मैंने आपको पहले ही बताया, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। क्या है? नाम। ये आपको पहले बता दिया था, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। तो थकावट संज्ञा भाववाचक है, इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, ये भाववाचक हो गई। मेरे हिसाब से ये प्रकरण आपको उससे जुड़ता हुआ है, ये समझ में आया होगा। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमें पद परिचय तब समझ में आएगा जब हमारे को लिंग के बारे में, वचन के बारे में, कारक के बारे में और पुरुष के बारे में और काल के बारे में। लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, कितने हैं, क्या है, उनकी पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे तो व्याकरण का सबसे बड़ा प्रकरण हुआ। तो अगर हम जब तक पूरा विस्तृत तरीके से इनका अध्ययन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज समझ में नहीं आएगी। अब कोशिश करना, जो भी पद परिचय बनेगा उनमें किन किन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उन पूरे शब्दों को बड़े गहराई से पढ़ेंगे। आज का प्रकरण ले रहा हूं उसी से संबंधित है, पद परिचय से संबंधित है। वो प्रकरण है लिंग। क्या है? लिंग। क्या है? लिंग। अब देखना, हम थोड़ा लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा संस्कृत भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है और हिंदी भी एक भाषा है। वैसे देखा जाए तो संस्कृत के अंदर 3 लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर केवल 2 ही लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। बहुत बार हम नाम से और रूप से पहचान कर लेते हैं, इसमें फलां लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। ध्यान से देखना, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह। कोई पूछ सकता है आपको लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है पहचान। चिन्ह का मतलब क्या होता है? पहचान। व्यक्ति की क्या पहचान है? हिंदी में केवल 2 ही पहचाने हैं, एक तो स्त्री की पहचान, एक पुरुष पुल्लिंग की पहचान। स्त्रीलिंग हो गया, एक पुल्लिंग हो गया। तो चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहचान। या चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है वैसे देखा जाए तो क्या है? मैंने अभी बताया था आपको। सॉरी, लिंग का क्या है? चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह। और चिन्ह का मतलब क्या होता है? पहचान। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह है। शब्द के जिस रूप से ये जाना जाए, कोई भी शब्द होगा उस शब्द के कोई भी रूप से ये जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष का है या स्त्री जाति का है। कोई एक शब्द का उच्चारण करेगा और उससे ये जानने को मिलेगा कि ये फलाना व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है। जिससे भी ये पता चलेगा कि स्त्री है पुरुष है तो समझना उसे क्या कहेंगे? उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या बनी? देख लीजिए, बहुत छोटी सी परिभाषा है। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से ये जाना जाए, शब्द के जिस रूप से ये जाना जाए कि वर्णित वस्तु, शब्द के जिस रूप से ये जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष या स्त्री जाति का है, जिससे उस शब्द से पता लगे, उसको क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। क्या कहते हैं? लिंग। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का भी बोध होता है। लिंग से संज्ञा का होगा, सर्वनाम का होगा और
विशेषण, इन तीनों प्रकार के शब्दों का भी पता किससे लगेगा? लिंग से पता लगाया जा सकता है। फिर बाद में हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं। मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी आपको कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। ये थोड़ा सा प्रकरण जटिल है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इसको सरल बनाया जाए, आपको लिंग पूरा समझ में आएगा। अब देखना, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की परिभाषा समझ में आई, लिंग का शाब्दिक अर्थ समझ में आया। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह है, इसको हम पहचान भी कह सकते हैं। शब्द के जिस रूप से ये वर्णित किया जाए कि फला व्यक्ति स्त्री या पुरुष है, जिससे स्त्री या पुरुष का ज्ञान हो जाए, उसको क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। और हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है। लेकिन लिंग की पहचान के लिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों में भी लिंग की पहचान की जाती है। तो वो पहचान कैसे की जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसके बाद में आता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम पहचान कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि इनकी पहचान कैसे की जाती है? लिंग तो 2 हो गए, लेकिन हिंदी में लिंग निर्धारण के निम्न आधार है। हिंदी में लिंग का निर्धारण या लिंग का पता करने के लिए कुछ भेद है जो मैंने बताए हैं। लिंग का 3 रूप से पता लगाया जा सकता है। पहला है रूप के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। पहला है रूप के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर। इन तीनों चीजों को जिसको समझ में आ रहा है, ये तीनों शब्द जो लिखे हैं इसके आधार पर ही लिंग का पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये चीज जब समझ में आएगी आपको, तभी इसको आप आगे तक समझ पाओगे। पहले सूचना रूप के आधार पर, छोटी सी बात है। रूप का मतलब है, इसका तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट। क्या है? शब्द की व्याकरणिक बनावट। अब थोड़ा समझना है कि शब्द की व्याकरणिक बनावट क्या होती है। ये अब समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश करना कि ये भी आपको चीज समझ में आएगी। शब्द की व्याकरणिक बनावट का मतलब होता है कि जो शब्द व्याकरण बनी है, मैंने बताया ना व्याकरण किसे कहते हैं? बोलना, शुद्ध रूप से बोलना और लिखना। तो एक तो आप बोलोगे और दूसरा आप कोई भी चीज को लिखोगे। जब बोलने और लिखने से, यानी लिखावट का मतलब होता है बनावट और बोलने का मतलब होता है प्रयोग, तो आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको उसका पता लग जाएगा। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। मैंने आपके सामने एक शब्द का प्रयोग किया, रानी। ये शब्द का प्रयोग मैंने उसको देख कर किया, और जैसे ही इस शब्द को मैंने देख कर रानी शब्द का प्रयोग किया, जैसे ही क्लास पूरी भरी हुई है और मैं आकर कहूं रानी, कोई व्यक्ति इस शब्द को सुनकर क्या पता लगाया जा सकता है? ये कौन से लिंग की बात की जा रही है? क्या यहां रानी शब्द के पुकारने के बाद में कोई व्यक्ति यह कहेगा कि यह शब्द पुल्लिंग है? नहीं कह सकता। जैसे ही रानी शब्द को सुनेगा, उसको ये ज्ञान होगा कि यह शब्द स्त्रीलिंग है, किसी महिला व किसी स्त्री की बात की जा रही है। कोई भी जाति हो, वो केवल मात्र पुकारने से पता लगता है, उसके प्रयोग से पता लगता है। तो व्याकरणिक बनावट आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार का मतलब होता है प्रत्यय। आपने देखा होगा 2 शब्द, एक तो उपसर्ग होता है, दूसरा प्रत्यय। शब्द के पीछे कुछ शब्द लगते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्ययों के लगने से पुल्लिंग भी बन जाते हैं, कुछ प्रत्ययों के लगने से स्त्रीलिंग भी बनती है। तो ये शब्द भी आगे आएगा, तो मैं इससे संबंधित समझाऊंगा। तीसरा विशेष है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब सुनना, प्रयोग क्या है? मैं 2 वाक्य पुकार रहा हूं। राम की पुस्तक, मैंने पहला शब्द क्या पुकारा? राम की पुस्तक। एक तो वाक्य मैंने ये बोला, एक छोटा सा पद है राम की पुस्तक। दूसरा मैं शब्द बोल रहा हूं राम का चाकू। 2 शब्द लिखे हैं, 2 पद लिखे हैं मैंने। एक मैं लिख रहा हूं, देखना थोड़ा सा आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये क्या है। पहला लिख रहा हूं राम की पुस्तक, दूसरा लिखा है मैंने राम का चाकू। एक लिखा है राम की पुस्तक। अब देखिए, आपको पूछे यहां पुस्तक के अंदर कौन सा लिंग है? राम की पुस्तक, यहां स्त्री आएगा। क्या आएगा? स्त्री लिंग आएगा। राम का चाकू, किसका संबंध है? राम का। तो राम, देखिए दोनों में राम है। राम करता है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है।
लेकिन जब वाक्य का प्रयोग होगा, और वाक्य का प्रयोग कर्ता का किसके साथ हो रहा है? पुस्तक के साथ हो रहा है। पुस्तक उसका कर्म है। राम की पुस्तक कहते ही पुस्तक के अंदर किस प्रकार के लिंग का पता चल रहा है? स्त्रीलिंग। और राम का चाकू, इसमें किस लिंग का पता चल रहा है? इसमें पुल्लिंग का पता चल रहा है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर भी लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा राम की पुस्तक, तो राम की पुस्तक लिखते ही इससे ज्ञान हो गया कि ये राम की जो पुस्तक है इसमें स्त्रीलिंग है। मैं कह रहा हूं राम का चाकू, देखिए दोनों में कर्ता एक ही है, राम है। राम वैसे देखा जाए तो पुल्लिंग है, लेकिन जब वाक्य के साथ में इसका प्रयोग किया है, पुस्तक को प्रयोग में लाया गया, तो जैसे ही पुस्तक को प्रयोग में लाया गया, राम की पुस्तक को जैसे ही उस पद के माध्यम से उसका उच्चारण किया, तो यहां पर हमें पता चलता है कि इसमें स्त्रीलिंग है। और राम का चाकू, और यहां पर भी कर्ता राम है, वैसे तो देखा जाए पुल्लिंग है, लेकिन राम का किसके साथ संबंध है? चाकू। और चाकू कहते हैं इसमें कौन से लिंग का ज्ञान पता चलता है? पुल्लिंग। तो मेरे हिसाब से लिंग का 3 रूप से पता लगाया जा सकता है। पहला रूप के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से पता लगाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो के आखिरी तक देखोगे तो सारी चीज आपको समझ में आएगी। यहां के बाद जब मैंने बता दिया कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो अब देखिए पुल्लिंग, आज इस कक्षा के अंदर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाया जाता है उसका भी पता करेंगे। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अकारांत जिसमें एक ही ध्वनि होती है, एक ही मात्रा होती है। दूसरा होता है आकारांत, दूसरा क्या होता है? आकारांत। एक होता है अकारांत और दूसरा क्या होता है? आकारांत। अब ध्यान से देखना, अकारांत और आकारांत शब्द के आखिर के अंदर उसकी ध्वनि अगर ए में है, या उस शब्द की आखिरी की ध्वनि या आ में है, तो जब शब्द के आखिरी में या तो ए आ रहा हो या आ रहा हो, तो वो शब्द हमेशा ही प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे अकारांत शब्द और आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, देखिए आखिरी के अंदर ए आया, राम में ए है ना, आ नहीं है ना, रा है पहले, लेकिन अंत में क्या ए है? राम। तो राम शब्द में किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग है। सूर्य, देखिए पीछे ये है, इसमें भी कौन सा लिंग है? ए आया, इसका मतलब इसमें भी पुल्लिंग है। क्रोध है, मैंने कहा शब्द के अंत में या तो ए आना चाहिए या आ आना चाहिए, वो हमेशा प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समुद्र, पीछे दे है, इसका मतलब उसमें भी एक ही ध्वनि है। प्रत्येक वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ध्यान से देखना, स्वर का मतलब होता है स्वतः उच्चारण, वह ध्वनियां जिनमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है और उनका उच्चारण कर दिया जाता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी में मूल रूप से 11 स्वर और साहित्यिक रूप से देखा जाए तो 13 स्वर, इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन शब्द जब व्यंजन बना है, व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है। आप देखिए, आपने देखा होगा क, इसके नीचे हल लगा है, इसमें ए जुड़ा है, तब जाकर क्या बना? क। क्या बना? क। यानी प्रत्येक व्यंजन के अंदर ए नाम का स्वर मिला रहता है, इसलिए अन्य वर्णों की सहायता से जो उच्चारण किया जाता है। तो ये ए, देखिए पीछे मैं पूरा लिखा है, हलंत नहीं है, इसके अंदर भी ए है। सूर्य ये है, इसमें भी ए है। क्रोध है, दे में भी ए है, बताया ना, दे आधा और इसमें ए मिलकर क्या बना है? ध बना है। समुद्र, दे में भी दे आधा हलंत वाला और फिर ए मिला है, तब जाकर क्या बना? द। यानी शब्द के पीछे ए है। तो मैं कह रहा हूं प्राय अकारांत शब्द के आखिर में अगर ए की ध्वनि आती है तो प्राय शब्द क्या होता है? पुल्लिंग। जैसे राम ए आ रहा, सूर्य ए आ रहा, क्रोध ए आ रहा और समुद्र ए आ रहा। इसके बाद घोड़ा, मैंने कहा कुछ शब्द अकारांत कुछ आकारांत। अब देखिए आकारांत शब्द, आकारांत में घोड़ा आ, पीछे देखिए शब्द के अंत में आ की ध्वनि आएगी। घोड़ा, घोड़ा शब्द में पुल्लिंग है। कपड़ा, कपड़ा शब्द में भी पुल्लिंग है, आ आ रहा है। गधा शब्द है, उसमें भी क्या आ रहा है? आ रहा है। और गधा, गधा में भी क्या आ रहा है? आ रहा है। आखिरी की ध्वनि आकारांत होगी, यानी शब्द के पहले शब्द को नहीं देखना, शब्द के आखिरी वर्ण को देखना है कि उसमें ए की ध्वनि है या आ की ध्वनि। ए की ध्वनि होगी तो भी वो पुल्लिंग होगा और आ की ध्वनि होगी तो भी वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों का पता कैसे लगाया जा सकता है कि जब अकारांत और आकारांत शब्द प्राय लमसम, मैं ये नहीं कह सकता हूं पूरे नहीं हो सकते हैं,
अपवाद, हिंदी में बहुत सारे अपवाद चलते हैं। एक बार किसी बच्चे ने पूछा अपवाद का उत्तर क्या है? अपवाद का उत्तर है कि शांत हो जाइए, बस इसका उत्तर जो कह रहे हैं वही इसका उत्तर है। अपवादों का कोई उत्तर नहीं होता, उनमें कोई नियम नहीं लगते। चाहे संधि ले लो, चाहे समास ले लो, चाहे प्रत्यय ले लो, चाहे उपसर्ग ले लो, चाहे किसी भी हिंदी की व्याकरण का कोई भी भाग ले लीजिए, अपवाद का उत्तर कोई नहीं होता है, उसमें कोई नियम नहीं लगते हैं। तो अपवाद हो सकते हैं, अपवाद भी होंगे, अपवादों को भी पढ़ेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले बताया अकारांत और आकारांत, ये शब्द हैं अकारांत और आकारांत, वो हमेशा प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग की पहली पहचान क्या है? अकारांत और आकारांत। बात आ गई समझ में। फिर उसके बाद में कुछ भाववाचक संज्ञाएं, मैंने बताया ना भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, या तो पीछे ता जोड़ो या तव जोड़ो, ता तव और ये आदि शब्द के अंत में अगर ये शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो कुछ संज्ञाएं, जैसे हमने बताया ना अव्यय से भाववाचक संज्ञा बने, संज्ञा से जातिवाचक से भाववाचक बने, फिर उसके बाद में सर्वनाम से भाववाचक बने, इससे गत वीडियो में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार देखना अगला, पहला मैंने बता दिया अकारांत अकारांत। दूसरा है, ये ध्यान से देखना, ये दूसरा वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, त्यादा व त्व, वह और ये शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो वो भी प्राय क्या बनते हैं? वो भी प्राय पुल्लिंग शब्द ही बनेंगे। थोड़ा उदाहरण के रूप में देखना, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाया हूं, एक एक उदाहरण इनके दूंगा। प्राय पुल्लिंग होते, जैसे गुरु है, गुरु के पीछे भाववाचक संज्ञा बन गई, ये भाववाचक क्या हो गई? गुरुत्व। गुरुत्व के अंदर आपको पूछ ले कौन सा लिंग है? गुरुत्व के अंदर पुल्लिंग है, क्योंकि पीछे क्या जोड़ा है? त्व। मैंने कहा कुछ भाववाचक संज्ञाएं पीछे जुड़ जाती है तो उससे भी क्या बनते हैं? पुल्लिंग। गुरु से बना गुरुत्व, इसमें भी क्या है? ये त्व जोड़ा है ना, ये देखिए त्व जोड़ा, गुरुत्व बन गया, तो इसके अंदर कौन सी संज्ञा है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। फिर उसी के आधार पर देखिए गौरव, मैंने कहा आखिरी के अंदर वह क्या है? वैसे देखा जाए शब्द के अंत में जुड़ा है, ये भाववाचक। गौरव में भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्या हो गया? गौरव शब्द भी क्या है? पुल्लिंग। और शौर्य, मैंने बताया ना ताकत, बलवान, मजबूत, ये सारी किसकी बात आ रही है? शौर्य। ये जुड़ा है पीछे, ये भी क्या है? तो गुरु तो गौरव और शौर्य, इसमें भी किस प्रकार का लिंग है? इसमें भी पुल्लिंग है। तो पहला लिंग तो हमने पता लगाया कि अकारांत आकारांत प्राय शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उनको पढ़ा कैसे अकारांत है, कैसे आकारांत है। जिसके अंत में ए की ध्वनि आए वो अकारांत है, जिसके अंत की ध्वनि आ आए वो आकारांत है। उसी प्रकार मैंने कहा कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं, जैसे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई, वो भी हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे तव शब्द जोड़ते हैं, तव जोड़ते ही गुरु से गुरुत्व हुआ, वो किस में बदल गया? पुल्लिंग में बदल गया। जैसे गौर शब्द है, गौर में वे जोड़ दिया, गौरव, गौरव शब्द बनते ही किस में चला गया? पुल्लिंग में चला गया। उसी प्रकार शौर्य शब्द है, जिसके अंत में ये आया है, ये भी एक प्रकार का भाव है, शौर्य भी एक प्रकार का भाव है, इसके अंदर भी किस प्रकार का लिंग है? इसमें भी पुल्लिंग है। तो दो प्रकार के लिंगों का पता लगा चुके हैं हम लोग। अब तीसरा पुल्लिंग का पता कैसे लगाया जाता है उसकी भी बात है। मैंने बताया शब्द के अंत में कुछ शब्द लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं, लेकिन कुछ शब्द के अंत में लगते हैं, अर्थ नहीं भी बदलते हैं, उनका भाव वैसा ही आता है। तो शब्द के अंत में कुछ ऐसे शब्द जोड़ने से वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी पुल्लिंग बन जाते हैं। अब देखना, शब्द के अंत में अगर पा, क्या आया? पा। शब्द के अंत में अगर पन, देखिए पहला पा, दूसरा पन, तीसरा आव, आवा और खाना। मैंने पा, पन, आव, आवा और खाना, ये शब्द है, ये शब्द के अंत में जुड़ेंगे। अंत में जुड़ने वाला हमेशा प्रत्यय होता है। शब्द के पहले जुड़कर शब्द का रूपांतरण करता है, वो उपसर्ग होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन भी करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर अर्थ में परिवर्तन ही होता है। और जब परिवर्तन हो जाएगा इन शब्दों के लगने से, अगर शब्द के आखिर में पा आ गया, शब्द के आखिर में अगर पन आ गया, आव आ गया, आवा आ गया और खाना शब्द आ गया, तो हमेशा ही क्या होगा? वो पुल्लिंग ही कहलाएगा। अब देखिए इससे संबंधित बने हुए शब्द भी, पहला है बुढ़ापा, पीछे क्या आया? आ आया। मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं क्योंकि व्याकरण बहुत गहरी है, अपन और इसकी जड़ों तक जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। बुढ़ापा, पीछे क्या आया? आ शब्द आया। फिर उसके बाद में क्या आया? मोटापा, इधर देखो आपा शब्द आया, इसमें क्या आया? आपा शब्द आया। आपा शब्द आया या पा भी आया। अब इसके बाद में पन, बचपन, बचपन वैसे भाववाचक, बचपन में क्या है? पन शब्द लिखा, बचपन, आव, घुमाव, आवा, बुलावा और खाना का पागल खाना।
अब सब देखिए, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा और पागलखाना, ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनके पीछे पा, पन, आव, आवा और खाना शब्द लगा है। देखिए, पागल के पीछे खाना शब्द, पागल खाना। तो पागल खाना में पूछ ले कौन सा लिंग है, इसमें पुल्लिंग है। बुलावा में पूछ ले कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। घुमाव में पूछ ले कौन सा लिंग है, इसमें भी पुल्लिंग है। और बचपन में कोई पूछ ले कि लिंग कौन सा है, बचपन के अंदर भी पुल्लिंग है। और मोटापा में अगर पूछे लिंग क्या है तो पुल्लिंग है, और बुढ़ापा में पूछे तो भी क्या है, पुल्लिंग है। मेरे हिसाब से पुल्लिंग लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है, जब पद परिचय करेंगे तो प्रत्येक शब्द का आपको विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा और उसके बारे में एक शब्द की प्रत्येक जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि इसमें लिंग कौन सा है, इसमें वचन कौन सा है, इसमें कारक कौन सा है और इसका क्रिया से किस प्रकार का संबंध है। इस प्रकार बड़ी गहराई से पढ़ते हुए चलेंगे तभी हमारे को क्या आएंगे समझ में, पद परिचय। मेरे हिसाब से पुल्लिंग से संबंधित कोई प्रकार की समस्या रही नहीं होगी, और जो भी समस्या रहती है आपकी जो डाउट्स क्लास लगेगी उसके अंदर उन समस्याओं को हल किया जाएगा। अब इसके अगला वाला पुल्लिंग की हमें जानकारी कर ली, फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूं स्त्रीलिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। मैंने बताया ना, पहला तो रूप के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ जो समझ में आएगा उसके आधार पर ही होती है, और अर्थ का मतलब है पीछे के प्रत्ययों का प्रयोग करने पर होता है। और शब्दांश के स्वर के आधार पर, जैसे मैंने प्रयोग के आधार पर बताया, राम की पुस्तक और राम का चाकू, दोनों में राम शब्द इसमें भी पुल्लिंग है, राम इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। वैसे देखा जाए राम में पुल्लिंग है, लेकिन जैसे इस छोटे से पद का प्रयोग किया, राम की पुस्तक, इस पुस्तक शब्द में पूछ ले कि पुस्तक में क्या है, राम को हम पुल्लिंग कहेंगे, लेकिन पुस्तक, राम की पुस्तक, यहाँ की ध्वनि आई ना, ई की ध्वनि, इकारांत शब्द आ गया, इसके कारण ये किसमें बदला गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर भी राम का चाकू, राम का चाकू यानी राम का है, राम कर्ता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसके साथ में जो भी प्रकार का भाव जुड़ा रहेगा वो किसमें चला जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा। ये तो प्रयोग के आधार पर बताया था। अब है स्त्रीलिंग, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने बताया शब्दों के उच्चारण से कोई भी वर्णित शब्द है, इसमें उसका जैसे उच्चारण किया जाएगा उसमें पता लगेगा कि फला शब्द में स्त्री है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग का पता लगाया हमने, मैंने कहा कि प्राय पहला अकारांत, और अकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया कुछ भाववाचक संज्ञाएं, जैसे त्व जोड़ने पर, वह जोड़ने पर, ये जोड़ने पर हमेशा पुल्लिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद में तीसरा बताया शब्दों के पीछे कुछ शब्दों को जोड़ने पर, जैसे पा जोड़ दो, पन जोड़ दो, फिर उसके पा, पन, आव, और फिर आवा जोड़ दो, और खाना शब्द जोड़ दो। इस प्रकार के शब्दों का जोड़ने पर भी वो शब्द किसमें प्रयुक्त हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ये पुल्लिंग की छोटी सी पहचान बताई। उसी प्रकार स्त्रीलिंग की भी पहचान है। पहला है आकारांत शब्द। पहला कौन सा शब्द है, शब्द के आखिरी के अंदर आ की ध्वनि आएगी। किसकी आएगी, आ की ध्वनि आएगी। शब्द के आखिर में अगर आ की ध्वनि आती है तो वो शब्द प्राय क्या होता है, मैंने कहा ना आकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, और आकारांत शब्द कुछ शब्द हैं जो प्राय हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए लता, पीछे क्या आया, आ की ध्वनि आई। लता शब्द में अगर तुम्हारे सामने कोई कहे लता, लता से क्या, कौन से लिंग की पहचान करोगे, स्त्रीलिंग की पहचान होगी, क्यों ये किसी लड़की का नाम हो सकता है। रमा, इससे किसका पता लगाओगे, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, लेकिन किसका पता लगाओगे आप, किसका पता लगाओगे, स्त्री होगी। ममता लड़की का नाम होगा। तो पीछे क्या आ रहे हैं, आकारांत शब्द आ रहे हैं। तो मैंने कहा प्राय कुछ शब्द आकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनका अपवाद भी है। मैंने बताया ना हिंदी में अपवाद है। अब मुझे पूछे कि अपवाद सर ये नियम क्यों लगा, ये कैसे लगा, ये किस प्रकार लगा। मैंने कहा अपवाद का कोई जवाब नहीं होता है, उसमें कोई नियम काम नहीं करता है। जब नियम काम नहीं करता है तो वहां पर अपवाद होते हैं। विशेषकर हिंदी में सबसे बड़ी कोई दुविधा है तो वो अपवादों की। इन अपवादों को थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा याद रखना पड़ता है। इसका कोई भी और मुझे कहे इसका शॉर्टकट क्या है, इसकी कोई दवा है क्या, इसकी मेडिकल है, कोई दवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत आप स्मरण कर लोगे, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो कुछ अपवाद जब याद आ जाएंगे तो आपको अपना आप उनका पता लग जाएगा। तो उसी प्रकार मैंने कहा क्या है, लता, रमा और ममता, ध्यान देखना। किंतु
इसमें भी अपवाद है, जैसे घोड़ा आ गया, कपड़ा आ गया, गड़ा आ गया, गधा आ गया, ये भी आकारांत शब्द है लेकिन इनमें पुल्लिंग है। लेकिन ऐसे ही लता आ गया, रमा आ गया, ममता आ गया, ये शब्द स्त्रीलिंग है, आकारांत शब्द है। तो ध्यान देना, ऐसे शब्दों का जब उच्चारण किया जाएगा तो इनका पता क्रिया के अंत में चलेगा। जैसे कह दिया जाए राम एक गधा है, सॉरी राम नहीं, मोहन एक गधा है, मोहन एक गधा है, तो मोहन वैसे तो खुद ही पुल्लिंग है, लेकिन जो उसके साथ में गधा जुड़ा वो क्या, ऐसे कहेगा कि कोई कि लता एक गधा है, ऐसा नहीं कहेंगे ना, कभी प्रयोग किया गया ऐसे। तो शब्दों को सुनने पर भी पता चल जाता है कि फलां व्यक्ति में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो ज्यादा वैसे तो एक हास्य की बात आती है, हमेशा ही हास्य की बात आती है, जब भी हिंदी पढ़ते हैं एक छोटी बड़ी हास्य की बात आती है, और वो हास्य व्यक्ति को हंसाता भी है और सिखाता भी है। तो उसी प्रकार ऐसे उच्चारण करने पर बहुत प्रकार की ऐसी बात आ जाती है। अब इसके बाद में देखना, अगला शब्द है इकारांत, ई छोटी, यानी शब्द के आखिरी में ई छोटी की ध्वनि आएगी, ठीक आएगी। तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा इकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रीति, पीछे देखो छोटी की मात्रा है, तिथि पीछे छोटी की मात्रा है, हानि पीछे छोटी की मात्रा है। तीन शब्द लिखे मैंने, रीति, तिथि और हानि। तिथि में भी, हानि में भी और रीति में भी, इन तीनों शब्दों में स्त्रीलिंग है। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, छोटी की ध्वनि आ रही है। जहां पर शब्द के अंत में छोटी की ध्वनि आती है, इकारांत शब्द कहलाते हैं। ये प्राय क्या होते हैं, हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन मैंने कहा अपवाद है, जैसे आकारांत का अपवाद है वैसे इकारांत का भी अपवाद है। अब देखिए इसके अपवाद भी मैंने कुछ लिखे हैं, अपवाद है। जैसे कवि शब्द आ गया, आपने तो कहा सर आपने हमेशा कहा कि इकारांत छोटी ई की ध्वनि जब आखिर के अंदर आती है वो हमेशा प्राय लमसम यानी ज्यादातर वो स्त्रीलिंग होते हैं। कवि शब्द आ गया, हम लिखते हैं ना कवि कहता है, तो कवि में छोटी की ध्वनि आई, इकारांत शब्द है। क्या कवि में कौन सा लिंग होगा, क्या तुम इसको स्त्रीलिंग कहोगे, नहीं, ये अपवाद है। कवि शब्द में पुल्लिंग है। मैंने कहा ना कुछ अपवाद है, कवि शब्द का प्रयोग करते ही वो किस में बदल गया, पुल्लिंग में बदल गया, ये अपवाद हो गया। वैसे एक शब्द और है कपि, कपि में भी छोटी की ध्वनि आ रही है, पे के अंदर कौन सी ध्वनि है, छोटी की ध्वनि है, तो वो क्या बन गया, कपि, वो भी पुल्लिंग बन गया। उसी प्रकार एक शब्द आया रवि, अब रवि का अर्थ सूर्य होता है, लेकिन रवि शब्द में भी छोटी इकारांत शब्द है। अब कहते हैं रवि, इसमें बताइए लिंग कौन सा है, तो रवि के अंदर आप सोचोगे कि सबने तो बताया इकारांत शब्द हमेशा ही प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन वहां स्त्रीलिंग लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा अपवाद है। शब्द का प्रयोग अर्थ और सुनकर भी पता लगाया जा सकता है। कुछ व्याकरणिक बनावट भी होती है जिनके प्रयोग से भी पता लगाया जा सकता है। तो कवि, कपि और रवि ये इकारांत शब्द होने के बावजूद भी ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये अपवाद है और ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द। उसी के आधार पर अगला आता है इकारांत, एक है छोटी और एक है बड़ी। आपने देखा होगा इकारांत यानी शब्द के अंत में बड़ी की ध्वनि होगी, छोटी की ध्वनि पीछे लगती है, के के छोटी की मात्रा, के बड़ी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा वाले शब्द हमारे इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद के होने के बाद कुछ शब्द इकारांत पुल्लिंग भी होते हैं। उसी प्रकार ईकारांत यानी शब्द के अंत में बड़ी की ध्वनि जहां लगती है वो शब्द प्राय लमसम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भी मैं आपको बताऊं, रोटी, रोटी शब्द में बड़ी की ध्वनि है हाथ में, टोपी, नदी, इन तीनों शब्दों में स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है, बड़ी की ध्वनि आ रही है। देखो रोटी, टी के अंदर बड़ी की ध्वनि, ये तो पता ना, मात्राओं का तो ज्ञान होगा ही होगा कि बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, छोटी की मात्रा कैसे लगती है। शब्द के पीछे लगती है वो छोटी की ध्वनि होती है और शब्द के आगे लगती है वो बड़ी की मात्रा होती है। ये तो हमने पहली क्लास में भी पढ़ा होगा, मात्राओं का ज्ञान होगा। तो शब्द के आखिर के अंदर अगर बड़ी की ध्वनि आती है तो वो प्राय शब्द क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे मैंने रोटी शब्द का प्रयोग किया, राम ने रोटी नहीं खाई। अगर तुम्हें कहे रोटी शब्द में कौन सा लिंग है, तो राम ने रोटी नहीं खाई, आखिर में क्रिया कहती है खाई नहीं, यानी स्त्री को संबोधित कर रही है, तो वहां पर रोटी शब्द में कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। रोटी, टोपी, उसने टोपी नहीं पहनी या उसको टोपी पहना दी, ज्यादातर लोग टोपी पहनाते ही हैं, टोपी पहना दी। नदी, नदी में भी बड़ी की ध्वनि है आखिर के अंदर है, तो ये भी क्या शब्द है, स्त्रीलिंग है। लेकिन मैंने कहा इसमें भी अपवाद है।
अपवादों को याद करना पड़ेगा। अपवाद का मतलब होता है कि उनमें कोई नियमों का प्रयोग नहीं होता। वैसे नियम तो कहता है कि बड़ी की ध्वनि जिसके अंत में आती है वो शब्द प्राय स्त्रीलिंग होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अपवाद है, हम पूरे शब्दों को स्त्रीलिंग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शब्दों के पीछे अगर बड़ी की मात्रा आ जाती है तो वो शब्द पुल्लिंग भी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे इसके अपवादों को भी देखना, जैसे हाथी, बड़ी की ध्वनि, हाथी में कोई ये नहीं कहेगा ये स्त्रीलिंग है, हाथी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। वैसा का वैसा दही, दही शब्द में कोई नहीं कहेगा क्या है, स्त्रीलिंग, उसको भी क्या कहेंगे, इसमें भी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। उसी प्रकार पानी, पानी शब्द में भी प्राय क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बात समझ में आ गई होगी। मैंने इकारांत, आकारांत, इकारांत और बड़ी इकारांत ये शब्दों का जिसमें प्रयोग होता है प्राय शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनके अपवाद भी हैं, इनके पुल्लिंग भी होते हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों को मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में आता है कुछ शब्दों के पीछे, मैंने कहा ना प्रत्यय जैसे कुछ शब्दों के पीछे जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन होता है। कुछ शब्दों के पीछे कुछ ऐसे शब्द हैं जो जुड़ जाते हैं, जुड़ते ही वो शब्दों के जैसे पुल्लिंग में जुड़े नहीं जुड़े, पुल्लिंग के अंदर पा जोड़ा, पन जोड़ा, पन, फिर उसके बाद में आवा जोड़ा, आव जोड़ा और खाना जोड़ा, ये शब्द जोड़ते ही सब जैसे जो बना। खाना शब्द किसके पीछे जोड़ा, पागल के पीछे खाना जोड़ा, पागल खाना, ये शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे प्रत्यय रूपी शब्द हैं जो शब्द के पीछे जुड़ेंगे और वो जुड़ते ही चाहे वो कैसा भी हो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे इसके अंदर शब्द आया आई, आई, आई में बड़ी की मात्रा आई शब्द आ गया, फिर उसके बाद में इया शब्द भी आ गया, आवट आ गया, आहट आ गया, का आ गया, इमा शब्द आ गया। अब देखिए आई शब्द से मैंने बनाया लिखाई। अब देखो ये आ है, खा में आ है और आखिर में ई बड़ी है, तो इस शब्द में पीछे क्या जुड़ा, आई शब्द जुड़ा। अगर तुम्हें कोई पूछे कि शब्द के पीछे आई शब्द जुड़े और लिखाई शब्द बन जाए तो बताइए लिखाई के अंदर कौन सा लेंगे, लिखाई के अंदर हमेशा स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। उसी प्रकार आवट, क्या जोड़ा, आवट। अब देखिए मैंने ला में आ है, वह है